हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2। तो 13.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। यानी आपको चार केस दे रखे हैं, इन केसेस में से आपको बताना है कि कौन से केस इनवर्स प्रोपोर्शन में हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनवर्स प्रोपोर्शन कब होता है। इनवर्स प्रोपोर्शन जब होता है जब कोई एक चीज़, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही हो और दूसरी क्या है, इसके ऑपोजिट में डिक्रीज हो रही हो, तब वो इनवर्स प्रोपोर्शन में कहलाती है। या अगर कोई चीज़ डिक्रीज यानी घट रही हो तो दूसरी इसके ऑपोजिट में जो दूसरी चीज़ होगी वो बढ़ेगी। तो इनका जो प्रोडक्ट होता है, यानी एक चीज़ जो बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ जो घट रही है, अगर इनका हम मानते हैं कि x1 आपकी अगर इंक्रीज हो रही है और y1 क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो पहले केस में अगर इनका प्रोडक्ट क्या हो, बराबर हो दूसरे वाली केस से, यानी हम कहें कि दूसरा अगर x2 है, वैल्यू, सॉरी केस नहीं कहेंगे, वैल्यू कहेंगे, अगर दूसरी वैल्यू उसके ऑपोजिट में जो वैल्यू होगी, अगर वो उनका प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट के बराबर आता है तो वो क्या कहलाता है, इनवर्स कहलाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाएगा। ठीक है, तो हमें यही बताना है कि इन को पढ़कर कि कौन सा इनवर्स है, ठीक है, और कौन सा नहीं है। तो पहला है हमारे पास, द नंबर ऑफ वर्कर्स आर ऑन अ जॉब, यानी कुछ काम है, उसमें जो काम करने वाले कुछ वर्कर्स हैं, और टाइम टू कंप्लीट द जॉब, अब जॉब को करने का समय। अब यहाँ आप देखोगे कि अगर वर्कर्स की संख्या हम इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा, वर्कर्स की संख्या अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो जो जॉब है यानी जो काम है वो क्या हो जाएगा, कम टाइम में हो जाएगा कंप्लीट। तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है, कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम लिखेंगे क्या, तो हम लिखेंगे एज द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज द जॉब विल टेक लेस टाइम टू कंप्लीट, तो हैंस दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब यहाँ क्या हो रहा है कि बोल रहा है कि अगर कोई यात्रा जर्नी करने में जो टाइम और जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी एक ही स्पीड से अगर कार चले तो टाइम और डिस्टेंस में ट्रेवल में क्या होगा, इन्वर्सली होगा या डायरेक्ट होगा। तो मैं बताता हूँ आपको कि अगर फॉर मोर टाइम, यानी अगर ज़्यादा टाइम लेंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगा, कम टाइम लेंगे तो कम टाइम ट्रेवल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक चीज़ क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो दूसरी चीज़ भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। एक चीज़ अगर डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो क्या हुआ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे हम, तो हम लिखेंगे फॉर मोर टाइम, फॉर मोर टाइम मोर डिस्टेंस टू ट्रैवल, यानी जितना समय हम ज़्यादा लेंगे, यानी जितना ज़्यादा समय लेंगे उतना ज़्यादा डिस्टेंस हम ट्रैवल कर पाएंगे। तो क्या है, हैंस दे आर नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक, अब आता है थर्ड क्वेश्चन, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड, यानी एरिया यानी खेत, यानी जो जगह जहाँ पर फसल हो जाती है तो उसका एरिया, और वहाँ पर उगने वाली जो फसल है उसका, अगर हम देखें प्रपोर्शन देखें तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आता है। यानी अगर खेत बड़ा होगा, एरिया ज़्यादा होगा अगर लैंड का, तो उतनी ही क्या होगी, फसल होगी। यानी एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्ट इनवर्स, सॉरी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे मोर एरिया ऑफ लैंड कल्टिवेटेड मोर क्रॉप टू हार्वेस्ट, यानी जितना ज़्यादा एरिया होगा लैंड का उतनी ही ज़्यादा फसल होगी हार्वेस्ट करने के लिए। तो हैंस दे आर नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ है, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी, यानी एक फिक्स जर्नी है, कोई भी 10 12 15 50 किलोमीटर की फिक्स जर्नी है, और स्पीड ऑफ अ व्हीकल। अब यहाँ केस आता है कि अगर हम स्पीड ऑफ व्हीकल बढ़ाते हैं, यानी स्पीड बढ़ाते हैं गाड़ी की, तो जो डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस है, वो क्या हो जाएगा, जल्दी कवर हो जाएगा। और अगर स्लो करते हैं तो उतना ही क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ेगा हमें टाइम में। तो हम कहेंगे कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इफ़ स्पीड इज़ इंक्रीज, यानी अगर स्पीड बढ़ाई जाती है गाड़ी की
तो इट विल टेक लेस टाइम, तो उतना ही हमें कम समय लगेगा तो टू कंप्लीट द फिक्स जर्नी। सो हैंस दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, अब आता है हमारे पास लास्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर्सन। अब यहाँ ये है कि अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ती है तो जो उस ज़मीन पे रहने वाले जो लोग हैं वो भी क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। यानी जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे उतनी ज़मीन पे लेने जो उतनी ज़मीन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये भी क्या है, एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या लिखेंगे इसकी जगह, if the population increase then the area of land per person will be decreased, तो hence they are in inverse proportion। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इन a television game show the prize of a money 1 lakh to be divided equally amongst the winner, complete the following table and find whether prize money given to the individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners। तो यहाँ पर दे रखा है कि एक गेम शो है, उसमें 1 लाख रुपए का प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, यानी जितने विनर्स बनेंगे उतने के बीच में इक्वली पैसा डिवाइड किया जाएगा। तो एक टेबल दे रखी है आपको, ये इसको आपको पहले से कंप्लीट करना है और फिर पूछा है कि क्या जो विनर्स और जो उनको मिलने वाला पैसा है वो क्या है, डायरेक्टली है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं। तो आप देखो कि एक विनर होगा तो 1 लाख रुपए मिलेंगे उसको, अगर 2 विनर हो जाते हैं तो हर एक विनर को 50,000 मिलेंगे। ऐसे में निकालने कि अगर 4 विनर हो जाते हैं तब उनको कितना अमाउंट मिलेगा, इक्वली कितना अमाउंट मिलेगा। तो क्या करेंगे, तो आपको जैसे मालूम ही है, इसे हम x मानते हैं, इसे y मानते हैं। तो पहली वैल्यू हमारे पास x1 है, y1 है और x2 और y2 है। तो इनका प्रोडक्ट इन यानी इसके और जो हम निकालेंगे उसके बराबर होना चाहिए, हम रखेंगे बराबर। निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट को बराबर में रखते हैं क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू नहीं है। तो क्या करेंगे, तो पहला वाला हम निकाल दें, चलो ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हम इससे हम ये वाली वैल्यू लेंगे, यानी 2 और 50,000 लेंगे। तो x1 हमारे पास 2 मानेंगे हम, और y1 की वैल्यू 50,000 मानेंगे, और x2 की वैल्यू 4 और हमें y2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x1 हमारे पास है 2 × 50,000, यानी इनका प्रोडक्ट ही हम क्या करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है, एक वैल्यू का जो प्रोडक्ट है नंबर ऑफ विनर्स और प्राइस ऑफ विनर्स का, उसका प्रोडक्ट दूसरी वाली वैल्यूज़ के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, तो ही वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहलाती है। तो हम इससे ही हम क्या है, इसका आंसर निकालेंगे। तो x2 की वैल्यू क्या है, 4 है, y2 हमने x मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें x निकालना है कि अगर 4 विनर्स होते हैं तो उनको इक्वली कितना पैसा मिलेगा। तो क्या करेंगे, इस 4 का आप x निकालना है क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में है, तो हम इस 4 को डिवाइड में ले जाएंगे LHS में। 4 से आप काटोगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2 और 250 आप 50 काटो 25 आएगा। तो कितना आ गया, 25,000। तो 4 विनर होंगे तो 25,000 रुपीज़ इक्वली डिवाइड होंगे सबके बीच में। अब है कि 5 होंगे तब क्या होगा, उसके लिए हम फिर से यही सेम कैलकुलेशन करेंगे। अब x1 y1 तो आपके पास हमेशा यही रखनी वैल्यू, आप चेंज भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं आएगा, मगर आप थोड़ा समझने के लिए ये रख लेते हैं। अब x1 y1 तो हमारे पास यही रहेगा और x2 की वैल्यू क्या चेंज हो जाएगी। तो x2 यहाँ पर क्या है, इस बार 5 है, y2 आपको फाइंड करना है। तो x मान लेते हैं, तो 5 को आप लाओगे इधर नीचे डिवाइड में और x इधर रखते हैं। आपने 5 से काटा 50 को 10 बार, तो कितना हो गया, 10,000। 2 × 10,000 कितना होता है, 20,000। तो अगर 5 विनर होंगे तो सबको 20,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, अब के साथ है हमारे पास तीसरा। तो इसमें कितने हैं विनर्स, अगर 8 विनर्स होते हैं तब, तो 8 विनर्स के लिए भी सेम वही कंडीशन करेंगे, 2 × 50,000 = 8, 8 × x। 8 को आप डिवाइड में ले जाओगे, नीचे, और x को रखोगे आप RHS की तरफ। 2 से काटते हैं 1 और 2 से काटेंगे 8 को 4 बार। 4 को हम 2 से काटते हैं 2 बार
और 50,000 काटेंगे 25,000 बार। फिर से हम क्या कैसे कर सकते हैं, 25,000 का होता है 12.5 यानी 12,500। एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 12,500। अगर 8 विनर होंगे उनके बीच में 12,500 सबको मिलेंगे। अब यहाँ है अगर 10 विनर होते हैं तब क्या होगा। तो फिर से हम वही करेंगे, 2 × 50,000 इक्वल टू का साइन लगाएंगे। और आपको इस बार 10 विनर दे रखे हैं। अब आप निकालेंगे 10 को आप ले जाओगे नीचे और 10 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 × 5 कितना होता है 10, तो 10,000। अगर 10 विनर होते हैं तो 10 विनर के बीच में सबको कितने मिलेंगे, 10,000 रुपये में बांटे जाएंगे। अब आता है 20 होंगे तब क्या होगा। तो 2 × 15,000 50,000। 20 विनर्स हैं आपके पास और एक्स निकालना है। तो 20 को आप ले जाओगे नीचे डिवाइड में। तो इस बार 0 से 0 कैंसिल करते हैं, 2 से 2 कैंसिल करते हैं, तो बचा क्या वैल्यू 5,000। 5,000 आपका अमाउंट आता है जब 20 विनर्स होंगे। तो 5,000 क्या है सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ आया था आपके पास 10,000 जो आपका आंसर था। यहाँ था आपके पास 25,000, ये आपका आंसर है। और इधर था आपके पास 20,000 और इधर था आपके पास 12,500 रुपीज़। ये आपके आंसर निकल के आए। आप यहाँ पूछा था कि क्या ये जो प्राइज मनी है जो इंडिविजुअल विनर को दिए जा रहे हैं वो डायरेक्टली है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम लिखेंगे कि आप देखोगे कि हर एक के बीच अगर हम इंटू करके देखते हैं कि 1 × 1 लाख 1 लाख आता है। 2 आप देख लीजिए करके कोई एक इसका जो इंटू करेंगे तो आपको कितनी वैल्यू आएगी, 1 लाख आएगी। ठीक है। इसका इंटू करेंगे हम x1 और y1 का इंटू करते हैं तो x1 और y1 का इंटू x2 y2 के बराबर आना चाहिए। तो ये हमारे पास x1 y1 है और ये x2 y2 है। इनका अगर प्रोडक्ट बराबर आता है तो आप देखो 2 × 50,000 करेंगे तो 1 लाख आ रहा है। ठीक है। तो यानी ये बराबर हुआ। अब हम आगे देख लीजिए जो हमने वैल्यू निकाली है। तो अगर टू था यहाँ देखो 4 × 25 करेंगे तो भी 1 लाख आएगा। तो यानी ये हो रहा है कि x1 और y1 की वैल्यू का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो x2 × y2 की वैल्यू के इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल हुआ। तो क्या लिखेंगे, हेंस अमाउंट ऑफ प्राइस इज इनवर्सली proportional to number of winners। ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है ना।